हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 7th चैप्टर मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े प्रमुख शब्दों के बारे में। टॉपिक को, विषयों को समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप, यानी जलवायु के अनुसार जंतुओं द्वारा अनुकूलन। यह है टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है क्लास 6 में भी ऐसा एक टॉपिक बताया गया था आपको, ठीक है ना, अनुकूलन के बारे में। उसका ही एक एडवांस फॉर्म है जो आपको क्लास 7 में बताया जा रहा है। काफी सारी जानकारी इस चैप्टर्स में आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में आपको कौन सी बातें कही गई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको इस चैप्टर्स में बताया गया है कि वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की जो दर होती है वह प्रति सेकंड, प्रति मुहूर्त, प्रति पल वह बदलती रहती है, जिसे हम लोग मौसम कह रहे हैं। साथ में आपको जान लेना है कि जलवायु क्या होती है, ठीक है ना। मौसम जिस तरह का किसी भी स्थान पर होता है वही निश्चित करता है कि उस जगह की, उस विशेष जगह की आखिर जलवायु कैसी होगी। यानी मौसम के बारे में, जो कि एक वायुमंडलीय एक असर है, ठीक है ना। इसके अलावा जलवायु, मौसम भी और जलवायु भी, ये इन्वायरमेंटल वाले कंडीशंस हैं, परिस्थितियां होती हैं, ठीक है ना, जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे वातावरण में होती हैं। यानी वातावरण से संबंधित आपको बातों को आपको इस चैप्टर्स में बताया गया है। और साथ में आपको यह भी बताया गया है कि वातावरण जैसा होता है, जहां या किसी स्थान पर जैसी मौसम होती है, जैसा जलवायु होता है, वैसे ही वन्य प्राणी या फिर अन्य प्राणी वहां पर उसी जगह से, उसी जगह में उस रूप ढल जाते हैं, ढाल लेते हैं खुद को। जैसे अगर उदाहरण के रूप में कहा जाए, जिस तरह आप जानते हैं कि मरुस्थल जो होती है वहां पर काफी गर्मी पड़ती है और मरुस्थल में पानी की कमी पाई जाती है। इसलिए मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवर उसी हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं कि उन्हें जल की जो जरूरत है काफी कम पड़ती है, और वो जल को उत्सर्जन भी बहुत कम मात्रा में करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए, ऊंट, मरुस्थल में, रेगिस्तानों में ऊंट जो है वो पाया जाता है, आप सभी को पता है। और ऊंट जो है काफी दिनों तक बिना पानी पिए वह रह सकता है। ऊंट की शारीरिक संरचना भी आपने पढ़ी है लास्ट के क्लासेस में, कि उसके शारीरिक संरचनाएं कैसी होती हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण से उन्हें ज्यादा गर्मी का भी अनुभव नहीं हो पाता है। वही दूसरी तरफ अगर प्लांट के बारे में बात करें तो वहां नागफनी जैसे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आपको कहा कि क्लास 6 में काफी सारी बातें जो थी उनका ही एक एडवांस रूप है क्लास 7 का आज का ये चैप्टर, जहां पर जंतु, जैसा मैंने कहा, मौसम की हर परिस्थिति को बदलना, हर समय बदल जाना ही मौसम कहलाता है, जो निर्धारित करता है जलवायु को। और वहां किसी भी स्थान की जलवायु के अनुसार वहां के वन्य प्राणी, प्राणी या फिर पौधे, ठीक है ना, उस रूप में खुद को ढाल लेते हैं, जिसे हम अनुकूलन कह रहे हैं। याद रखना है आपको, अनुकूलन में 1 साल 2 साल नहीं लगते हैं, हजारों लाखों सालों से अनुकूलन उस तरह से होते ही आ रहे हैं। तब किसी भी वन्य प्राणी या फिर पेड़ पौधे ऐसे बने हैं उस जगह के लिए। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी स्थान पर अगर हम गमन करते हैं या फिर जाते हैं,
ठीक है ना, यात्रा करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपने कई बार टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में आपने मौसम के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर आपको बताई जाती है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में जाने से पहले आप जरूर मौसम के बारे में जान लें। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। किसी भी स्थान में अगर हम जाते हैं तो उसके पहले मौसम की जानकारी लेते हैं कि आखिर उस जगह में उस दिन कैसा रहेगा मौसम, क्या बारिश होगी, ठीक है ना, क्या तापमान ज्यादा रहेगा या तापमान कम रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताई जाती हैं मौसम में। आपने कई बार टीवी में देखे होंगे, टेलीविजन में, कि किसी भी जगह पर जो भी खेल अगर संप्रचारित हो रही है ना फ्रेंड्स, तो वहां पर मौसम के बारे में आपको बताया जा रहा है। यानी मौसम जो है एक किसी भी जगह का एक प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है, याद रखना है आपको। हमने जिस तरह मैथ में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसी तरह मौसम जो है एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, जहां पर अनुमान लगाए जाते हैं, जहां पर अनुमान लगाकर, प्रिडिक्शन लगाकर यह बताई जाती है कि जहां पर आप हैं अभी, यहां पर मान लीजिए कहीं पर किसी विशेष जगह पर अगर खेला हो रही है, अगर टूर्नामेंट हो जा रहा है, या फिर कुछ भी चीज का अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यहां पर उस जगह पर वर्षा होने वाली है। या फिर अगर आप किसी भी विशेष क्षेत्र पर अगर जा रहे हैं, तो हम पहले उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर तापमान बढ़ेगा या नहीं, वर्षा होगी या नहीं, हमें रेनकोट लेना है, छाता लेना है, या फिर कैसे क्या लेना है, ताकि हम सुरक्षित उस जगह पर पहुंच पाए, ठीक है ना। आपने कई सारे जगहों पर ऐसी बातों को सुना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मौसम का किसी भी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में जो मौसम होती है, वह एक पूर्वानुमान है, अनुमान है, याद रखना है, पूर्व अनुमान, यानी पहले से ही अनुमान किया गया, ठीक है ना, वह है मौसम। जहां पर हम सोचते हैं, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ऐसी बारिश हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मौसम होता क्या है, किस परिस्थिति को हम मौसम कहेंगे? तो फ्रेंड्स, मौसम एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो वायुमंडल में होती है, याद रखना है, वायुमंडल में बदलने वाली हर जो पल एक घटना जो प्रकृति के द्वारा होती है, ठीक है ना। यानी वायुमंडल हमेशा जो है वो बदलता रहता है, ठीक है ना। वायुमंडल का बदलना हर पल ही मौसम कहलाता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि मौसम कहने से आप क्या समझते हैं, किसे आप मौसम कहेंगे, ठीक है ना। मौसम किसी भी स्थान की वह प्राकृतिक वायुमंडलीय घटना है जो हर पल बदलती रहती है। जैसे आप जानते हैं कि आज सुबह मान लो काफी अच्छी धूप थी, ठीक है ना, दोपहर तक मेघ आ गए, क्लाउड हो गए, ठीक है ना, पूरा आसमान बादलों से भर गया, और शाम तक बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, ठीक है ना, किसी भी एक जगह पर। तो वह जो परिस्थिति है, यहां पर वायुमंडल की जो स्थिति है, वो हर पल, सुबह, दोपहर, शाम, हर पल जो है आपने देखा, हर पहर बदल रही है ना। तो यह वायुमंडल की जो स्थिति है, परिघटना है, इसे हम लोग मौसम कहते हैं, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है ना। मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? तो मौसम के अंतर्गत आर्द्रता आती है, तापमान आते हैं, पवन का चलना आती है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं मूसलाधार बारिश। ये सभी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, किसके? मौसम के। ये सभी जो चीजें हैं, गर्मी, वर्षा, मूसलाधार बारिश, ठीक है ना, थंडर, वज्रपात, ये सभी मौसम को प्रभावित करती हैं, याद रखना है आपको, यही मौसम को प्रभावित करती हैं। और मौसम के एलिमेंट्स और तत्व यही हैं। अगर किसी भी स्थान के मौसम के बारे में हमें जानना है, तो हम जनरली इन्हीं बातों को ही पढ़ते हैं, या इन्हीं बातों को हम लोग जान लेते हैं। अगर हमें कहीं पर भी जाना है, तो हम जान लेते हैं कि वर्षा उस जगह पर होगी या नहीं,
अगर हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम जान लेते हैं पहले ही कि उस जगह पर कितनी धूप निकलेगी या फिर कितना ठंड रहेगा। उसके अनुसार हम अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको। वर्षा अगर होती है तो हम रेनकोट लेते हैं, ठंडी पड़ती है तो हम शीत वाले वस्त्र ले लेते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। मौसम में इन्हीं बातों का ही ख्याल रखा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मौसम जो है वो समाचार पत्र में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स या फिर अखबारों में, टीवी में, रेडियो में सुनते हैं या फिर मोबाइल्स में भी देखते हैं मौसम की जानकारी। लेकिन सबसे पहली बात यह है आपको जानना कि ये मौसम जो है आखिर संचार कहां से होती है, कहां से यह प्रसारित होती है, कौन से डिपार्टमेंट व कौन सा विभाग है जहां पर मौसम के बारे में तथ्य या इंफॉर्मेशन या सूचना उनके पास होती है। तो वह विभाग है मौसम विज्ञान विभाग। याद रखना है आपको, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन विभिन्न स्थानों से वहां के तापमान, पवन वेग आदि पर आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, वो कलेक्ट करती है, एकत्रित करती है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है फ्रेंड्स, मौसम जो होता है वह एक प्रिडिक्शन है, वह एक अनुमान है, पूर्वानुमान है, पहले से ही है। हम लोग जान लेते हैं कि यह बात हो सकती है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, यह बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यही होता है अनुमान, जिस तरह आपने मैथ में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसी तरह का यहां पर विज्ञान में मौसम के बारे में भी बातें बताई जाती हैं कि ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पर आपको पहले से ही तैयार रहने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस तरह से आप मौसम के बारे में आप कुछ बातें लिख सकते हैं, मौसम की परिभाषा को आप लिख पाएंगे। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं यहां पर बताया गया है कि किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा फ्रेंड्स, किसी भी स्थान पर जो वायुमंडल की जो परिस्थिति होती है, वायुमंडल हमेशा बदलती रहती है, ठीक है ना। वहां की परिस्थिति हमेशा बदलने वाली होती है। वहां पर आर्द्रताएं कभी सुबह को अगर ज्यादा होती है तो शाम को कम होती है, दोपहर को कुछ और होती है। तो आर्द्रता हो या फिर वर्षा हो या फिर वायु वेग हो, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं आर्द्रता हो, वर्षा हो, वायु वेग हो इत्यादि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रत्येक दिन प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है उसे उस स्थान का हम मौसम कहते हैं। अब आपको समझना है कि किसी स्थान पर तापमान जो है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कहा कि किसी भी स्थान में तापमान जो होती है, जैसा आप सभी जानते हैं, सूरज पर ही निर्भर रहती है। ये वायुमंडल की जितनी भी सारी बातें हैं, वायुमंडल से रिलेट करके संदर्भ में उससे संबंधित सारी बातें सूरज के कारण ही होती है। याद रखना है फ्रेंड्स आपको, सूरज के कारण ही दिन रात भी होते हैं, सूरज के कारण ही मौसम भी बदलते हैं, सूरज के कारण ही तापमान बदलती है, आर्द्रताएं होती हैं, वर्षाएं होती हैं, वायु वेग होती है। ये सभी का कारण होता है, ये सभी चीजों का, सभी एलिमेंट्स का जो कारण है मुख्य रूप से सूरज है। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब है कि सूरज किसी भी स्थान पर तापमान को किस तरह अफेक्ट करती है। जैसा मैंने कहा किसी भी स्थान पर तापमान, जैसे किसी भी स्थान पर आप जानते हैं कि सुबह को मान लीजिए काफी गर्मी पड़ी है, लेकिन शाम तक वहां पर वर्षा होने लगती है या फिर धीरे धीरे तापमान जो है कम होता रहता है, ठीक है ना। ये तापमान को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट को, टेम्परेचर्स को इफेक्ट कर रहे हैं सूरज। तो इसके साथ आपको जान लेना है कि तापमान जो है वह एक थर्मल कंडीशन, एक तापीय अवस्था है। मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में भी बताया था कि तापमान किसी भी चीज की तापीय अवस्था है,
ठीक है ना, जो यह बताती है कि किसी भी वस्तु में कितनी ऊष्मा दी गई है या फिर कितनी ऊष्मा निकाली गई है। तो उसी तरह से किसी भी स्थान पर कितनी हीट है, कितनी गर्मी है, कितना तापमान है, यह हमें पता चलता है। ठीक है ना, किसी भी स्थान पर कैसे पता चलता है? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो तापमान है वो कितना है। तो वो कौन सा थर्मोमीटर है, आपने जाना था? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक अलग थर्मोमीटर पाई जाती है, ठीक है ना, जिसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं, ठीक है ना, जो तापमान को बताती है। तो फ्रेंड्स, थर्मोमीटर से आपने जान लिया तापमान के बारे में। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता किसी भी चीज का जो नमी है ना, नमी को बताती है किसी भी चीज में। नमी यानी ये कैसे होगी? नमी मान लो आप किसी भी चीज से कि कुछ दिन पहले वहां पर वर्षा हुई है किसी भी स्थान पर, तो वहां नमी जो है अभी भी बरकरार है, ठीक है ना। वर्षा के कारण कोई भी स्थान गीला हो जाता है ना, तो गीला होने से जो वाटर वेपर हैं, जो जल वाष्प हैं, वहां पर काफी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से आर्द्रताएं जो है वो बढ़ जाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, समुद्र तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा आर्द्रताएं पाई जाती हैं, याद रखना है, क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है, वहां की जो वायुमंडलीय स्थिति होती है वो काफी आर्द्र वाली होती है, काफी वेट होती है, गीली होती है, ठीक है ना। जलवाष्प के कण काफी ज्यादा मौजूद होते हैं, कहां पर? समुद्र तटीय इलाकों में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। वो हमेशा आर्द्र वाली ही होती है। जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे हमारे इंडिया के, हमारे भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो समुद्र से बिल्कुल सटे हुए हैं, ठीक है ना। वहां पर आर्द्रता हमेशा ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम जान लेंगे वर्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स, वर्षा जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है मौसम को। तो जैसा आप सभी जानते हैं, वर्षा जो होती है वो हमें बादल से मिलते हैं, और वर्षा भी किसी भी स्थान को प्रभावित कर सकती है। वर्षा के कारण कोई भी इलाका जलमग्न हो सकता है, ठीक है ना, डूब जा सकता है, याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, और साथ में वायुवेग, वायुवेग भी, आंधी तूफान, ये वायु, जब भी वायुवेग की सृष्टि होती है ना फ्रेंड्स, इसके बाद का धीरे धीरे जो, अगर हम बढ़ते जाएंगे वायु से, पवन से, वायुवेग, आंधी तूफान, चक्रवात, ये सभी बढ़ते हुए क्रम में है, याद रखना है आपको। अगर किसी भी जगह पर अगर वायुवेग की सृष्टि होती है, काफी वायु तेज चलती है, तो यह आशंका बताई जाती है, यह जताई जाती है कि वहां पर आंधी तूफान होने वाला है, याद रखना है आपको। अगर तापमान काफी है बढ़ा हुआ, ठीक है ना, तो इसका मतलब वह जगह में काफी गर्मी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मान लो किसी भी जगह में है, हम लोग जाने का अगर प्लानिंग करते हैं, तो गर्मी अगर काफी है तो मतलब, अगर तापमान ज्यादा है तो मतलब काफी गर्मी है, तापमान अगर कम है तो यानी काफी ठंडी पड़ेगी। ज्यादा मतलब हमेशा गर्मी होती है, और तापमान अगर कम है, नीचे की तरफ है, तो यानी काफी ठंडी पड़ेगी, याद रखना है आपको इन बातों को। हमने लास्ट के वीडियोस में भी आपको बताए थे। नेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा कि आर्द्रता, जिस तरह से वाटर का जो लेवल होता है ना, या वाटर वेपर्स जो होते हैं, जैसा मैंने कहा समुद्र तटीय के इलाकों में आर्द्रता भी किसी भी स्थान के मौसम को इफेक्ट करती है, याद रखना है आपको। अब है आपको जानना कि आर्द्रता को हम किस तरह से माप सकते हैं। तो हाइग्रोमीटर होता है, तापमान को हम माप सकते हैं थर्मोमीटर से, आर्द्रता को हम माप सकते हैं हाइग्रोमीटर से, वर्षा को हम रेनगेज से माप सकते हैं, वायुवेग को हम एनीमीटर से माप सकते हैं, याद रखना है इन बातों को। ये कुछ एलिमेंट्स है वायुमंडल के, ठीक है ना, जो मौसम को दर्शाती है, मौसम के प्रभाव को दर्शाती है। अगर इनमें से कुछ भी अगर उथल पुथल हो सकता है, तो मौसम में भी इनका प्रभाव पड़ता है, याद रखना है इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कुछ बातें जान लेंगे कि मौसम जो है वो कैसी घटना है। आप देख पा रहे हैं, मौसम एक अत्यंत जटिल घटना है। जैसा मैंने कहा, यह क्षण भर में परिवर्तित होती रहती है। कभी कभी हो सकता है कि सुबह में धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, जैसा मैंने आपको कहा, या फिर तेज वर्षा के साथ अचानक सब बंद हो जाए, ठीक है ना, फिर से धूप निकल आए। तो ये वायुमंडल की परिस्थिति होती है, याद रखना है आपको फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ देर पहले कहा कि मौसम के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो
तत्व होते हैं ना फ्रेंड्स, मौसम के जो तत्व होते हैं, जैसा मैंने कहा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये सभी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, कारक हैं मौसम को बदलने वाले चीजों की, ठीक है ना। अब है अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, इसके बारे में अपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जब भी किसी भी दिन की अगर तापमान को हम लोग अगर निकालने की कोशिश करते अगर करेंगे, तो हम लोग जिस थर्मोमीटर्स का यूज करेंगे उसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स। याद रखना है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक है ना। और इसके ही अनुसार हम ये जान पाएंगे कि किसी भी क्षेत्र का आखिर तापमान कितना है। याद रखना है आपको, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र के तापमान को जानने के लिए हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी की सहायता ले सकते हैं, जहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि आखिर उस जगह का जो तापमान है आखिर उस दिन क्या बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या फिर एक अनुमान लगा सकते हैं कितनी गर्मी पड़ सकती है या फिर ठंडा पड़ सकती है, ठीक है ना। याद रखना है आपको बातों को। और साथ में यह बात भी जान लेना है कि किसी भी स्थान का जो तापमान है वो सबसे कम सुबह में होता है, अर्ली मॉर्निंग को होता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो होता है वो दोपहर को होता है। याद रखना है इन बातों को। किसी भी स्थान का तापमान दोपहर को सबसे ज्यादा होता है, किसी भी स्थान का तापमान सबसे कम सुबह को होता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं कि मौसम जो है किसी भी क्षेत्र का, वह उस क्षेत्र के जलवायु को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। समझना है आपको बातों को, किस प्रकार से होता है, चलिए हम इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में, उस इलाके की, उस क्षेत्र में जैसा मौसम होता है, वह मौसम के आधार पर 25 से 30 सालों का एक आंकड़ा तैयार किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और उसके अनुसार, उसके अनुरूप वह इलाका, वह निर्दिष्ट क्षेत्र की जलवायु उसी अनुरूप होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मौसम प्रतिपल बदलता रहता है, सुबह में कुछ और है, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और मौसम को बदलने के जो एलिमेंट्स, जो कारक हैं, जो तत्व हैं, वह है आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन का चलना। ये सभी मौसम को प्रभावित करते हैं। याद रखना आपको इन बातों को। और मौसम के प्रभावित होने से जो वायुमंडल में एक परिवर्तन होता है उसे हम मौसम ही कह रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि मौसम प्रतिपल बदलता है। सुबह को हवा चल रही है तो शाम को वह हवा बंद भी हो सकती है, या फिर सुबह में अगर प्रकाश की किरणें काफी कम है, दोपहर में काफी ज्यादा होती है, और शाम तक में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ऐसा होता है मौसम। अब है आपको जानना कि किसी भी क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण किस प्रकार से होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि किसी भी एक निर्दिष्ट क्षेत्र की मौसम जो होते हैं ना, वो एक साल में मान लीजिए 9 महीने काफी गर्मी पड़ रही है, और बचे 3 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9 महीने में अगर तापमान सबसे ऊंचा होता है, काफी ज्यादा होता है, और 3 महीने जो बचे उसमें काफी बारिश होती है, काफी मूसलाधार बारिश होती है, तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। उस क्षेत्र की जलवायु एक साल के मौसम के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता। इसे आपको समझना है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु का जो आकलन है, जो जलवायु का आधार है, वो एक वर्ष के मौसम के अनुसार नहीं निकाला जा सकता है। तो फिर कम से कम कितने वर्ष लगते हैं, कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं। ऐसा देखा जाता है कि 20 से 25 साल तक उस क्षेत्र की जलवायु क्या उसी तरह ही है। अगर उसी तरह है, 9 महीने, हर वर्ष में 9 महीने ज्यादा तापमान रहते हैं, ठीक है ना, काफी उच्च गर्मी रहती है, और बचे 3 महीने में काफी बारिश होती है। याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी हुई, इससे आपको समझना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी भी क्षेत्र में जलवायु में मान लीजिए जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम के ही आधार पर होते हैं, ठीक है ना। मौसम किसी क्षेत्र का 6 महीने मान लीजिए तापमान सबसे ऊंचा होता है, और बाकी बचे 6 महीने में काफी बारिश होती है, काफी वर्षाएं होती है।
तो ऐसा करते वक्त 20 से 25 साल देखा जाता है। तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? तो उस क्षेत्र की जलवायु होगी आर्द्र और गर्म। पहले गर्म क्यों होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। गर्म इसलिए होगी क्योंकि यहां 6 महीने तक 6 मंथ तक काफी गर्मी पड़ती है, तापमान ऊंचा रहता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और कैसी होगी तापमान आर्द्र? क्योंकि आर्द्र उसी के कारण होगी क्योंकि तापमान ऊंचा रहने के साथ साथ वहां काफी बारिश होती है, इसीलिए उस क्षेत्र की जलवायु हो जाएगी उच्च तापमान वाले, ठीक है ना, और आर्द्र जलवायु वाले। इस तरह का तापमान उस क्षेत्र का बनेगा, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो ऐसे क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो कहां पर होती है? ऐसे क्षेत्र की जलवायु होती है जनरली भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, जहां पर तापमान हमेशा उच्च रहता है और मूसलाधार बारिश भी होती है, याद रखना है। कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 9 महीने ही तापमान ऊंचा रहता है और 3 महीने ही लगातार बारिश होती है या फिर ना के बराबर बारिश होती है। तो वह क्षेत्र लेकिन आर्द्र के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है ना, याद रखना है आपको। वह शुष्क हो जाएगी, उसमें शुष्क मतलब ड्राई, याद रखना है। ड्राई मतलब सूखा, जहां पर बारिश नहीं होती है। आर्द्र मतलब आर्द्र उसी इलाकों को कहेंगे जहां पर मान लीजिए काफी बारिश होती है। और दूसरी जगह हो सकती है वह इलाका किसी समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण वह इलाका, वह क्षेत्र काफी जलवाष्प की मात्रा वहां ज्यादा पाई जाती है। समझना है इन बातों को कि किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण के लिए आपको 20 से 25 साल चाहिए होते हैं। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि मौसम, जलवायु, दिन और रात, ये सभी प्रकार के परिवर्तन, वर्षा, जो भी आप देख पा रहे हैं हमारे इस अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो सभी का जो कारण है वो कौन है? वह है सूरज, सूर्य। सूर्य ही इन सभी के कारणों में स्थित होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। सूर्य के कारण ही इस तरह से हो पा रहे हैं। सूर्य के कारण ही हिमालय के, आप जानते हैं हिमालय में बर्फबारी होती है और काफी साउथ इंडिया में यानी हमारे दक्षिण भारत में काफी गर्मी पड़ती है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में गर्मी पड़ने का कारण यह है वह भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के काफी करीब है, याद रखना आपको इस बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेंगे कि आखिर जलवायु का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह आपके बुक में किस तरह से आपको समझाया गया है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का एक पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको समझाया, किसी भी क्षेत्र के बारे में जलवायु किस तरह से निर्धारित होती है, एक वर्ष में नहीं होती है, उस तरह से 25 से 30 साल का एक आंकड़ा, एक स्टैटिस्टिक्स लिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिसाइड होता है, किया जाता है कि वैसी वहां की उस क्षेत्र की जलवायु आखिर कैसी है, ठीक है ना। जिस तरह से आपको समझाया भी गया है, जैसे मान लीजिए किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है? जलवायु गर्म है और आर्द्र है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं गर्म है और आर्द्र है। तो गर्म क्यों है? क्योंकि तापमान ऊंचा है। आर्द्र क्यों है? क्योंकि वहां बारिश होती है। और आर्द्र दो इलाकों में काफी ज्यादा हो सकता है, जैसा मैंने कहा कुछ देरों में, जहां पर वर्षा काफी ज्यादा होती है वो इलाका आर्द्र होगा, यानी ड्राई नहीं होगा, गीला होगा, ठीक है ना। याद रखना है आपको, वहां पर त्वचा नहीं सूखेंगे, त्वचा हमेशा हरी भरी रहेगी, हमारी त्वचा या फिर पेड़ पौधे की जो त्वचा है, याद रखना है। आर्द्र वाले इलाकों में, तो आर्द्र वाला इलाका जहां काफी वर्षा होती है या वो इलाका जहां पर काफी बर्फबारी होती है उसे हम आर्द्र वाले कहेंगे। और आर्द्र वो इलाका है जहां पर समुद्र तटीय इलाके वाले जो इलाके होते हैं उसे हम आर्द्र वाला इलाका कहेंगे, ठीक है ना। इन सभी जगहों पर हमेशा जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित होता है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको कुछ सारणी भी दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं।
सारणी के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि आखिर दो डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। जैसे श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर में एक तरह का तापमान होता है, एक तरह की जलवायु होती है, और वहीं दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम जो केरल में स्थित है, वहां पर एक अलग तरह की जलवायु होती है। भारत में ही काफी सारे जगहों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है, मैंने लास्ट के वीडियोस में भी बताए थे, ठीक है ना। जैसे दक्षिणी भारत में एक अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, काफी गर्मी पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है। वहीं उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो काफी बर्फबारी होती है, ठंड ही ठंड होते हैं। वहीं अगर पूर्व भारत में कहा जाए, पूर्व भारत में हमेशा वर्षा होती रहती है, काफी बारिश होती है। वहीं पश्चिम भारत में जो रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, राजस्थान है, ठीक है ना, इसके अलावा गुजरात होते हैं, बॉम्बे हैं, वो वहां पर वर्षा काफी कम मात्रा में होती है। याद रखना है आपको इन बातों को। ये हमारे ही भारत में आप देख लें कि काफी सारे ऐसे जगह हैं जहां पर काफी सारे वेदर्स, वातावरण, जलवायु अलग अलग पाई जाती है। समझना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे आखिर ये अनुकूलन आखिर क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में भी जानी थी, ठीक है ना। यह अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेड़ पौधों, जंतुओं को उसके वातावरण के अनुसार वह खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है ना। यह प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वह एक वर्षों में या फिर एक दिन में निर्धारित नहीं होती है। ये कई हजारों लाखों सालों से चले आ रहे मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार खुद ही पेड़ पौधे या फिर वन्य प्राणी खुद को ढाल लेते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं, पहले ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है ना। इनका यानी हमारा सबसे पहले जो टेल थी, ठीक है ना, आप सभी को पता है टेल पीछे से भागों से, लेकिन अनुकूलन के अनुसार हमारा जो यह टेल है, पूंछ जो है, पूंछ वाला हिस्सा अब बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का कारण यही है कि हम उस टेल का जो यूज है हमने कम कर दिया था, और आज हमारे पास वह टेल, वह पूंछ नहीं है। याद रखना है आपको। आज आपको जान लेना है जलवायु और अनुकूलन के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारे इस पृथ्वी पर कई ऐसी जगहें हैं, ठीक है ना, जो काफी जहां पर चरम जलवायु पाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा में होती है। आप सभी जानते हैं इन बातों को, आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा। और सबसे निम्न जो तापमान है या फिर निम्न या फिर चरम जो जलवायु है होती है, वह एक और स्थान है जहां पर पाई जाती है, वह है ध्रुवों के पास। ध्रुवों में जो जलवायु होती है वो चरम होती है, और भूमध्य रेखा में भी जलवायु जो होती है वो चरम ही होती है। याद रखना है, क्योंकि भूमध्य रेखा में तापमान जो सूरज का है वो हमेशा ज्यादा रहता है, उच्च रहता है, काफी वर्षाएं होती हैं, ठीक है ना। साथ में ध्रुवों में काफी ठंड होती है, -डिग्री में वहां तापमान होते हैं, माइनस में 0 डिग्री में बर्फ जम जाता है, लेकिन -0 से भी नीचे का उतरना तापमान का काफी हानिकारक है मनुष्यों के लिए। लेकिन वहां पर कई ऐसे जंतु हैं जो पाए जाते हैं, और आज से नहीं है, वो हजारों लाखों सालों से वो वहीं पर अवस्थित हैं। इसीलिए उनके शरीर का आकार, गठन, रंग, प्रकृति वैसा ही हो चुका है। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी स्थान की जलवायु जो होती है उस स्थान में अनुकूलन की सृष्टि करती है। अनुकूलन होते हैं जीवों के बीच, पौधों में, ताकि वो उस स्थान में सरवाइव कर पाए, जीवित रह सके। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था, रेगिस्तान के बारे में भी आपने पढ़ा था। रेगिस्तान में काफी गर्मी पड़ती है, लेकिन वहां पर भी जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जीवों में सबसे पहले ऊंट जो है वो पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, पौधों में नागफनी का पौधा काफी पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे सर्प, सांप जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे रैटल स्नेक अफ्रीका में काफी पाया जाता है। वहां के
मरुभूमि में, ठीक है ना, वो मरुस्थल पर याद रखना है, ठीक है ना। सहारा का मरुस्थल जो कि अफ्रीका में मौजूद है। और राजस्थान में जो मरुस्थल मौजूद है उसका नाम है थार डेजर्ट, थार मरुभूमि, ठीक है ना, थार मरुस्थल। याद रखना है उन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है, अफ्रीका का ही जो थार मरुस्थल है वो काफी गर्मी वाला जगह है, काफी गर्म पाई जाती है वहां पर, ठीक है ना। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, भारत में एक ऐसा जगह है मौसिनराम मेघालय में स्थित, जहां पर वर्ष में काफी वर्षा होती है। लेकिन ये दोनों जलवायु भी चरम ही है, जहां पर काफी गर्मी है, वहीं दूसरी तरफ काफी वर्षा हो रही है। लेकिन क्या इसमें जीवधारी नहीं रहेंगे? इसमें भी जीवधारी रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, लेकिन उनके रहने की जो प्रवृत्ति है वो आज से नहीं है, लाखों हजारों सालों से है। वो वहां पर अब बस गए हैं, वह वातावरण वो उन्होंने सह लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनुकूलन आखिर हम किसे कहेंगे सामान्य शब्दों में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं या फिर वृद्धि में, जीवित रखने में आप कह सकते हैं, उन विकास की प्रक्रिया को ही हम लोग अनुकूलन कह रहे हैं। अनुकूलन में क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जंतु हैं, वो आसपास के सराउंडिंग से, वातावरण से कंपटीशन करते हैं, ठीक है ना, एक तैयारी करते हैं, लड़ते हैं और खुद उस जगह में जीने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे यह लक्षण उन्हें एक समय ऐसा आता है कि वह उस स्थान में रहने के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ढल जाते हैं पूरी तरह से। याद रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कहा जाए, आपके बुक में भी दिया गया है, जैसे ध्रुवीय वाला क्षेत्र, आप जानते हैं ध्रुव वाला क्षेत्र आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्रुव वाले क्षेत्र को जानने से पहले हम पहले जान लेंगे कि आखिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं। तो फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वह क्षेत्र है जहां पर भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पाई जाती है। हमारे अर्थ में बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं लंबवत मानी गई हैं, जिसमें से एक जो रेखा है वह है उष्णकटिबंधीय, यानी जहां पर काफी वर्षाएं होती है, वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, तरह तरह के जीवधारी जो है वहां पर स्थित होते हैं। उनमें भी एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है जीवित रहने की, खाना खाने की, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। और ध्रुवीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां पर हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। हम जनरली उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उन्हें कहते हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक के रूप में भी जिसे हम जानते हैं। अब है ध्रुवीय क्षेत्र, जहां पर आप जानते हैं काफी चरम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहां पर आपको इस टॉपिक में आपको जलवायु और अनुकूलन पढ़ना है, तो आपको जो भी बताई जाएगी बातें वो चरम होंगी, ठीक है ना। चरम जलवायु भूमध्यरेखीय और ध्रुवों में पाई जाती है, जैसा मैंने आपको वीडियो से स्टार्टिंग में ही कहा था। ध्रुव क्षेत्र में भी चरम जलवायु पाई जाती है। क्या वहां पर नहीं पाए जाते हैं जानवर? वहां पर भी पाए जाते हैं। वहां पर पाए जाने वाले जो जानवर है उनमें से उनका नाम है पोलर बियर, आप जानते हैं, ठीक है ना, ध्रुवों पर पाए जाने वाले भालू। ध्रुवों में एक बात काफी आश्चर्यजनक है कि ध्रुवों में हमेशा 6 महीने की ठंड और 6 महीने की गर्मी होती है। याद रखना है, 6 महीने की ठंड, 6 महीने लगातार वहां पर गर्मी के टाइम सूरज निकली रहती है और 6 महीना सूरज नहीं निकलता है। याद रखना है। वहां पर सर्दियों में, ठंडों में, वहां जो तापमान है -37 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये जलवायु वैसे ही चरम स्थित है। और सर्दियों में, ठंडों में जब -37 डिग्री हो जाता है तो कई सारे प्राणी जंतु वहां से दूसरे जगह पर चले जाते हैं, ठीक है ना, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए। याद रखना है इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा था पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, वो पेंगुइन्स ऐसे उदाहरण हैं जो वहां पर पाए जाते हैं। अब है कि वो वहां पर आखिर कैसे जीवित हैं, क्योंकि वहां की जलवायु काफी चरम पाई जा रही है। ध्रुवीय जो भालू हैं, उनके पोलर जो बियर हैं, उनके शरीर में काफी सारे सफेद बाल दिखाई देते हैं। इनके पीछे का कारण यह है कि वह अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ, वातावरण के साथ मिल जाते हैं और उन्हें कोई नहीं देख सकता है, वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं।
याद रखना है आपको बातों को, ठीक है ना। साथ में वो कैसे जीवित रहते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, त्वचा जो होती है काफी मोटी होती है, उनके बीच फैट्स होता है, वसा होता है जो उन्हें ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। याद रखना है आपको बातों को। जब भी उन्हें उनके शरीर पर ऊष्मा ज्यादा हो जाती है फ्रेंड्स, तो उन्हें वो दूर करने के लिए वो दौड़ने लगते हैं। ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। अब है कि वो हमेशा ही धीमे धीमे चलते हैं, बहुत ही कम दौड़ते हैं, ताकि उनका शरीर का तापमान ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। याद रखना है आपको, क्योंकि उनके शरीर में जैसा मैंने कहा फैट्स पाई जाती है, वसा भी होती है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये जो भालू है अपने को कैसे बचाते हैं, कैसे तैरते हैं पानी में। तो फ्रेंड्स, उनके नाखून, पंजे काफी मजबूत होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और अतः यह ध्रुवीय भालू समुद्री जल में काफी आसानी से वो तैर सकते हैं। यह अच्छे तैराक है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। इनके पंजे काफी चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इनके पंजे न केवल शिकार करने की सहायता करते हैं, शिकार करने की सहायता करते हुए उससे वो उन्हें अच्छे से दौड़ने के लिए, तैराकी करने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। अब है कि इनके शरीर का सफेद बाल के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं, और ये आसानी से अपने शिकार को कर लेते हैं, ठीक है ना। इनकी शरीर पर काफी सारे परतें होती हैं चमड़ी की, और वो चमड़ों के बीच वर्षा होती है ताकि इन्हें गर्मी लगे और ये आसानी से उस स्थान में रह पाए। फ्रेंड्स, याद रखना है ये बातें भालू के लिए, ध्रुवीय भालू के लिए, पूरे बियर के लिए ये एक दिन में निर्धारित या फिर एक दिन में इनके शरीर में नहीं हुई है। ये सदियों से, हजारों लाखों सालों से ये वहीं पर रह रहे हैं, इसलिए आज वहां पर ये रह पा रहे हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये एक दिन में कतई ऐसा संभव नहीं हो पाया है। साथ में आपको जान लेना है कि ऐसा क्षेत्र में ये जो क्षेत्र में पाए जाने वाले भालू होते हैं वो काले वाले भालू से काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, काफी सक्रिय होते हैं। इनके सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति काफी तेज होती है, ठीक है ना। इनके जितने भी जबड़े हैं, इनके क्लॉज जो है, पंजे हैं, वो काफी तेज होते हैं, काफी शक्तिशाली होते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। साथ में आपको जान लेना है कि इनके शिकार ढूंढने में इनकी जो नाक होती है, सूंघने की शक्ति होती है, काफी इन्हें हेल्प करती है, जैसा मैंने कहा, ठीक है ना। साथ में आपको बहुत सारी बातें हैं जो जान लेनी है, जैसा कि ये अपने नथुनों को बंद करके वो तैरते रहते हैं, क्योंकि ये अच्छे तैराक होते हैं। ये तैरकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, या फिर बहुत ऐसे मछलियां हैं जिन्हें वो पकड़ते रहते हैं। कौन? ध्रुवीय भालू, और अपना शिकार, अपने भूख को तृप्त करते हैं। याद रखना है। तो यह उस स्थान में पाए जाने वाले एक ऐसा जानवर है जो उस स्थान में काफी सालों से, हजारों लाखों सालों से वहां पर वह मौजूद है, और आज भी लड़ रहा है जीवन के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने कुछ बातें जान ली ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले ध्रुवीय भालू के बारे में, काफी सारी विशेषताएं के लिए उनका जो शरीर है वो अनुकूलित हो चुका है। काफी हजारों सालों से, लाखों सालों से वह उसी क्षेत्र में रहते आए हैं। अगर मान लिया जाए कि ध्रुवीय भालू को कहीं दूसरी तरफ, दूसरे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे जलवायु में रखा जाए जो ध्रुव वाले क्षेत्र ना होकर किसी और जलवायु में हो, तो क्या वो बच पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। साथ में यह बात भी आपको याद रखनी है कि ध्रुवीय वाले जो भालू हुए वो उसी क्षेत्र में रह सकते हैं और अन्य क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। वहीं दूसरे क्षेत्र वाले जो जलवायु में जो पाए जाने वाले जो भी जानवर होते हैं, क्या वो ध्रुव क्षेत्र में रह सकते हैं? तो भी इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वह अगर रेगिस्तान में रहने वाले ऊंट को अगर ध्रुवीय क्षेत्र में लाया जाए तो वो क्या रह पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। उसी तरह पोलर बियर, ध्रुवीय भालू को अगर रेगिस्तान में जाकर रख दिया जाए तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? दोनों का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उनका जो शरीर है उन्हीं क्षेत्रों के लिए ही बना है, ठीक है ना। याद रखना है आपको बातों को। और उनका शरीर एक दिन में नहीं हुआ ऐसा, हजारों लाखों साल से वे उन्हीं जगहों पर रहते आए हैं। उनका शरीर जो है उसी जगह में, विशिष्ट जगहों पर, क्षेत्रों पर वह अनुकूलित हो चुका है। अब हम लोग जान लेंगे ध्रुवीय क्षेत्र के एक और एनिमल्स के बारे में, एक और जानवर के बारे में। आप देख पा रहे हैं
एक परिचित जंतु है जिनका नाम है पेंगुइन्स। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी ये होते हैं पेंगुइन्स, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल एक एक गोला सा एक होता है इनका आकार शरीर का, ठीक है ना। ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर, दोनों का मिक्सअप कलर मिश्रित रंग में होते हैं, ठीक है ना। अब होता है कि इनकी कुछ बातें हैं, क्या है बातें वो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि व्हाइट इसलिए होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड से मिल जाता है बिल्कुल आसानी से, ये इन्हें कोई देख नहीं पाते हैं बिल्कुल, और बैकग्राउंड के साथ वो मिल जाते हैं, ठीक है ना, सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। और साथ में सर्दी से बचने के लिए, काफी ठंड से बचने के लिए इनकी त्वचा भी भालू की त्वचा की जैसी मोटी होती है, याद रखना है, ठीक है ना। फैट्स होता है जो इन्हें काफी ठंडे से बचाता है, याद रखना है। साथ में आपको एक और भी बात, पेंगुइन्स हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड्स में रहते हैं। पीछे का रीजंस ये है, अगर आप एक ऐसे ठंड में अगर आप काफी सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स अगर आप एक ही रूम में रहें तो वो रूम जो होगा, वो कमरा होगा, गर्म हो जाएगा ठंडे के दिनों में, याद रखना है आपको बातों में, ठीक है ना। क्योंकि शरीर का एक अपना एक हीट होता है, तापमान होता है। जैसे ह्यूमन के शरीर का तापमान आपने जाना था 37 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो सबका होता है एक शरीर का तापमान, वो एक साथ में एनवायरनमेंट को, आपके रूम के टेम्परेचर को गर्म रखने में मदद करता है, गर्म रहती है रूम। तो उसी तरह ये पेंगुइन भी ग्रुप में रहते हैं ताकि उन्हें गर्मी फील हो, गर्म का अनुभव हो, ठंडा कम लगे, याद रखना है इन बातों को, ठीक है ना। साथ में ये अच्छे तैराक भी होते हैं, ठीक है ना, ये अच्छे तैराक होते हैं। और इनकी जो पैर होते हैं, पैरों में एक जाल सा बना होता है, और जिनकी सहायता से ये शिकार भी पकड़ते हैं। पेंगुइन के पैर को एक बार देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं इनके पैरों का पिक्चर्स, इन ये पैर काफी मजबूत होते हैं, पूरे बॉडी का वेट ये उठाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं ऐसा फ्लिपर्स जैसा, हाँ, इनकी सहायता से, ये फ्लिपर्स जैसे जो होते हैं, इनकी सहायता से वो तैरते हैं, याद रखना है। इनका शरीर भी धारा रहित होता है, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी हमने पढ़े थे, ठीक है ना, धारा रहित, जो मछलियों के शरीर जैसे होता है, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से ये पानी में तैर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर इस टॉपिक में और कौन सी बातें हैं जो बताई गई हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो भी रह रहे हैं, आपने जाना पोलर बियर के बारे में, साथ में पेंगुइन्स के बारे में, और कई सारे जानवर होते हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ कस्तूरियां पाई जाती हैं, मछलियां भी पाई जाती हैं, लोमड़ी वगैरह पाए जाते हैं, सील्स वगैरह पाए जाते हैं, व्हेल पाई जाती है। अब है, याद रखना है कि बहुत ऐसे जानवर होते हैं, बहुत ऐसे पक्षियां भी होती हैं जो ठंडे क्षेत्र में नहीं रह पाती हैं, ठीक है ना। जैसे काफी लंबे समय तक वो नहीं रह पाती हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में काफी, जैसे जो भी पक्षी, जो भी जानवर अगर गर्म क्षेत्र के लिए वो अनुकूलित है, तो ठंडा पड़ते ही वहां से आ जाता है, मैंने कहीं दूसरी तरफ रवाना हो जाता है, ठीक है ना। और जो गर्मी के लिए बने हैं उनका बॉडी, याद रखना है, गर्मी के लिए जिन जानवरों का शरीर गर्मी के लिए बना है, उस क्षेत्र में ठंडी पड़ते ही वो वहां से रवाना हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं, और फिर से ठंडी चले जाने के बाद फिर से उसी क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले अगर शरीर, जो भी जानवर रह रहे हैं, उनका जो शरीर का जो गठन है, मान लीजिए ठंडे क्षेत्र के लिए बना है, गर्मी आते ही उस क्षेत्र से वो चले जाते हैं, और गर्मी फिर से चले आने के साथ साथ वो फिर पुनः उसी क्षेत्र में, अपने घर में, अपने डेरे में, अपने घरों में वापस आ जाते हैं। याद रखना है हमको इन बातों को। जिन्हें ऐसा करने का जो प्रोसेस है, इन्हें हम लोग प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास, याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के साथ, कि आपको समझना है एग्जाम्पल के साथ, कि जैसे मान लीजिए कि मछली ठंडे जल में लंबे समय तक नहीं रह सकती है, ठीक है ना, रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण से अनेक प्रकार की पक्षियां सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर वो प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दी समाप्त होने के साथ साथ वो पुनः अपने क्षेत्र पर वापस लौट के आते हैं, याद रखना है। इसीलिए जैसा मैंने कहा, जैसा उनका शरीर की जो बनावट है उसी क्षेत्र के लिए बनी है। जो ठंडा के लिए बना है वो ठंडे में रहेंगे, गर्मी अगर उस क्षेत्र में आती है, अगर उन्हें फील होता है बहुत ज्यादा गर्म, चूंकि उनके ठंडे के लिए बना जो शरीर होता है, फैट्स ज्यादा होंगे, मोटे होंगे चमड़े, गर्मी थोड़ा ही पड़ते वक्त, टेम्परेचर थोड़ा ही अगर कम होने लगती है, ज्यादा होने लगती है उनसे, तो क्या होता है ना, तो वो उस क्षेत्र को
छोड़ देते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है ना, याद रखना है इस काम को, इस प्रोसेस को, ठीक है ना, प्रवास कहते हैं। याद रखना है, प्रवास काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आखिर प्रवास होता क्या है। और भारत जो है, इंडिया जो है, काफी पक्षियों का ऐसे प्रवास स्थान है जहां, जैसे आप जो सभी जानते हैं, साइबेरिया से बहुत सारे क्रेन्स जो हैं वो आते हैं, और साइबेरिया से राजस्थान में, भरतपुर में, हरियाणा में बहुत ऐसे सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है ना, कुछ पक्षी उत्तर पूर्व में कुछ आर्द्र स्थानों के लिए, कुछ भारत के बहुत सारे स्थानों में भी आते हैं। तो कुछ ऐसे पक्षी हैं, जंतु जानवर हैं जो आते हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे क्षेत्र से, दूसरे देशों से भी भारत में आते हैं। ठीक है ना, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र कौन किस क्षेत्र को कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जानना है कि वर्षा वन क्या है। ऐसे वन जो वर्षा के कारण से उत्पन्न होते हैं, तैयार होते हैं, ऐसे वनों को, जंगलों को वर्षा वन कह रहे हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो ऐसे वनों की सृष्टि भी नहीं होती। अब है कटिबंधीय, ठीक है, क्षेत्र कहलाता है। उष्ण मतलब गर्म, तो ऐसे वे क्षेत्र होते हैं जिस क्षेत्रों में काफी ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है ना, उसे हम उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र कहते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कहने का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जहां पर काफी गर्मी होती है और साथ में काफी मूसलाधार बारिश भी होती है, ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वालों वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हम कह रहे हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास में सम्मिलित होते हैं, इसीलिए हम इन्हें उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र कह रहे हैं। याद रखना है, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, हमेशा आता है एग्जाम में, पृथ्वी के बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा हम कहते हैं, मान 0 डिग्री होता है। ठीक है ना, उसके आसपास के, उस रेखा के आसपास के इलाके वाले जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र कहलाते हैं। उस वन में, उस जगहों में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन होते हैं। वर्षा के वन यानी वर्षा द्वारा उपस्थित या वर्षा द्वारा तैयार होने वाले वन। ठीक है, अब आपको जानना है कि ऐसे क्षेत्रों में तापमान कितना रहता है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा कि तापमान जो होता है सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और गर्मियों में तापमान 40 से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, वर्ष भर वर्षा होती है, और दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, ये कुछ उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हैं। अब है कि ऐसे क्षेत्र वाले भारत में कहां होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जानना है कि जो विषुवत रेखा होती है, जो कर्क रेखा होती है, वो काफी सारे देशों से होकर गुजरती है। उसमें से हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, विषुवत रेखा से ऊपर में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है ना, और विषुवत रेखा जो नजदीक है वो हमारा दक्षिणी भारत जो है उस इलाके के नजदीक काफी होता है। विषुवत रेखा ये भूमध्य रेखा के काफी नजदीक होता है, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। साथ साथ जो वन होते हैं उसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कण भारत में कहां पर होते हैं, तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र और असम में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र कौन है, महाराष्ट्र, केरला, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला पूरा जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल भी जैसा दिखने वाला जो क्षेत्र होता है वो महाराष्ट्र से लेकर, केरला से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, ये जो पूरा क्षेत्र होता है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र होता है। अगर यहाँ पर श्रीलंका को देखा जाए तो तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट कहला रहा है, जहां पर ऐसे वनों की काफी मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे वन। ठीक है ना, और साथ में दक्षिणी पूर्व एशिया हो गया, हमारा भारत जो हो गया ये दक्षिण पूर्व एशिया में ही, दक्षिण एशिया में मौजूद है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। साथ में आपका मध्य अमेरिका में ये वन पाया जाता है, आप देख पा रहे हैं, आपको बताया भी गया है, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे देश, जैसा मैंने कहा, काफी सारे देशों में ऐसे वन पाए जा रहे हैं। भूमध्य रेखा जिस देशों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, वो काल्पनिक रेखा, उन्हीं देशों में ऐसे वन ज्यादातर मिलते हैं। याद रखना है आपको। और हमारा दक्षिणी भारत वाला जो हिस्सा है उसमें पश्चिमी घाट ज्यादातर ऐसे वन पाए जाते हैं। कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन। तब उसमें विभिन्न प्रकार का उपयुक्त अनुकूल ऐसे जो जगह
बिल्कुल उपयुक्त होती है, अनुकूल होती है काफी सारे जानवर के रहने के लिए, काफी सारे पेड़ पौधों के होने के लिए, याद रखना है। तो अब जितने सारे जानवर रहेंगे उतमें अब होगा क्या, खाने की जो होड़ है वो मच जाएगी। हमें रहना भी है, खाना भी है, काफी उपयुक्त जगह है, ठीक है ना, अनुकूल जगह है रहने के लिए, ठीक है ना। तो काफी सारे जानवर पाए जाते हैं, बंदर, उसके बाद गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, सभी तरह के जानवर पाए जाते हैं, याद रखना है। और हर जानवर में ज्यादातर इसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर पाई जाती हैं, याद रखना है। ताकि क्यों पाई जाती है, क्योंकि उन्हें खाना है, उन्हें सरवाइव करना है, उन्हें जीना है उस क्षेत्र में, इसीलिए कुछ ना कुछ विशेषताएं उन जानवरों में पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र होती है। जैसा मैंने कहा, गर्म इसलिए होती है क्योंकि साल भर काफी गर्मी पड़ती है, सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, उनके आसपास वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, काफी गर्म रहती है, और वर्षा काफी वर्ष भर तक चलती रहती है, इसलिए ये जलवायु आर्द्र हो रही है, ठीक है ना। अब है बहुत सारे जानवर, जैसा मैंने कहा, पाए जाते हैं, उनके अनुकूलन के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि अनुकूलन, आपने जाना कि अनुकूलन कौन सा क्षेत्र, किस प्रोसेस को कहते हैं, किस विधि को कहते हैं, किस प्रक्रिया को कहते हैं। वह एक विशेष लक्षण जो जंतु या फिर पेड़ पौधे अपने आसपास के वातावरण में जीने के लिए खुद को डेवलप करते हैं, खुद को ढाल लेते हैं, वो अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। अब चूंकि ऐसा बिल्कुल अनुकूल जगह है रहने के लिए, तो जनसंख्या बढ़ती रहती है जंतुओं की। बहुत सारे जंतु हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है ना। अब है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जनरली हमने मेढक को देखा है, तो ऐसे मेढक को तो हमने नहीं देखा है। मेढक को हमने देखा है, उनका रंग कैसा होता है, कैसे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले जो वन होते हैं, जनरली जो पश्चिमी घाट वाले वन होते हैं, उसमें भी इस प्रकार के मेढक पाए जाते हैं। देखिए, लाल नेत्रों वाले मेढक इनका नाम है, ठीक है ना। इसके विशेषताएं क्या होती है, इनकी आंखें लाल होती है, आप देख पा रहे हैं। ये डराने के लिए अचानक खुल जाती हैं, डराने के लिए काफी मददगार होती हैं, ठीक है ना। इनके जो पैर होते हैं काफी चिपचिपे होते हैं, वृक्ष पर चढ़ने पर मदद करते हैं। ये ज्यादातर अपना समय वृक्ष पर ही बिताते हैं, याद रखना है कुछ बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब है, साथ में आपको जान लेना कि आखिर ये बंदर, आप देख पा रहे हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर, ये है न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर, लंबी सी पूंछ इनकी, ये मदद करती है। किस चीज में मदद करती है, ये मदद करती है उन्हें बैलेंस बनाने में, पहली बात, और साथ में इन्हें ये जो टेल है, ये जो पूंछ है, इन्हें ग्रिप करने में मदद करती है। कौन सा ग्रिप करना है, कौन सा पार्ट, तो वृक्ष के जो टहनी होते हैं, डाल होते हैं, शाखाएं होती हैं, ये उन्हें ग्रिप करती है, ऐसे जकड़ के रखती है ये पूंछ, ठीक है ना। और साथ में ये बिल्कुल अलग 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 से दिखते हैं, याद रखना है आपको। अब आपको जान लेना कि भोजन की प्रतिस्पर्धा के बारे में, जैसा मैंने आपको कह रहा था, ये किस लिए इनका शरीर इस तरह से होता है, क्योंकि बहुत ऐसे जानवर हैं, बहुत ऐसे जगहें हैं जहां पर उस तरह के जानवर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे बंदर, आप सभी जानते हैं, बंदर ज्यादातर मोटे वाले शाखाओं पर रहते हैं, लेकिन ऐसे जानवर पतली वाले शाखाओं पर भी रह सकते हैं, या फिर बहुत दूर तक रह सकते हैं, जा सकते हैं, जहां पर ऐसे बंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना। न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर जो है, इनका जो ये पूंछ है, इन्हें बैलेंस करता है, इन्हें किसी भी डाल में काफी मजबूती से पकड़ने में सहायता करता है, ताकि वो बड़े से बड़े फल को खा पाए, दूर से दूर तक वो जा पाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें और जान लेते हैं टोकून के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह एक पक्षी है, आप देख पा रहे हैं, और जिनका जो चोंच की विशेषताएं आप देख पा रहे हैं, ये अनुकूलन के कारण हुई है, एडेप्टेशन, अनुकूलन के कारण ही ऐसी इनके चोंच जो है काफी बड़ी होती है। इनके इन चोंच के कारण वो काफी दूर तक ऐसे फल जहां पर वो उनका शरीर नहीं पहुंच पाता है, वो नहीं पहुंच पाती है, वो दूर तक पहुंच लेती हैं। इनका ये जो चोंच होता है, ये काफी हद तक उन्हें रहने का वास स्थान में भी वो सहायता करती है। काफी सारे पक्षी इनके चोंच के कारण से वो डर भी जाती हैं, याद रखना है। ज्यादातर इनके ये जो चोंच है, ये उन्हें फल को खाने के लिए तोड़ने में काफी मददगार होती हैं। काफी आसानी से काफी सख्त वाले फल भी ये तोड़ सकते हैं। साथ में आपको जान लेना है कि इनके जो पैर होते हैं ना फ्रेंड्स, इनके जो पैर होते हैं, वो जनरली, हम साधारण रूप से अगर हम किसी भी पक्षी को देखें, तो जनरली उनके जो पैर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, तीन जो होते हैं वो सामने से इस तरह डिवाइडेड होते हैं, है ना। अब हमने देखा होगा कई सारे, और एक होते हैं पीछे को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से ज्यादातर पक्षियों के
जो पैर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो पैर है बिल्कुल अलग है टोकुन पक्षी का। जिस तरह से इनका बीक अलग है, इनका चोंच अलग है किसी भी फल को पाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है ना। और इस तरह से इनका पैर जो है वो भी काफी अलग है, याद रखना है आपको। इनके पैर की जो स्थिति होती है वो कुछ ऐसी होती है जहां पर इस तरह से दो पंजे सामने, दो पंजे पीछे से होते हैं, बिल्कुल चार ही होती है संख्या में, ताकि ये ग्रैप कर पाए अच्छे से, किसी भी पकड़ पाए। पकड़ मजबूत होती है, ग्रिप मजबूत होती है इनकी, किसी भी टहनी को पकड़ने के लिए ये नहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। साथ में एक और बातें हैं जो आपको जान लेना है। इनकी जो रंग होती है वो रंगों के जरिए डरा देते हैं किसी भी अन्य पक्षियों को। याद रखना है आपको, जानवरों को डरा सकते हैं, ये रंग बदल सकती है अपना, और रंग बदलकर ये दूसरे जानवरों को डराती भी है। तो यह भी अनुकूलन के कारण हुआ है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि खाना जो है सबको पाना है। खाने वाला जो पार्ट है, अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? वही है मेन उद्देश्य, खाना, जीवन यापन करना। कैसे ये जिंदा रह पाएंगे? इसीलिए ये विशेष प्रकार की जो शरीर इनके जो तैयार हुए हैं, विशेष प्रकार के अनुकूलन जो इनके शरीर में हुए हैं, वो इस कारण से ही हुए हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए, जीवन यापन कर पाए। जैसे मेढक की लाल आंखें का होना, इसके अलावा अपने बंदर की लंबी पूंछ का होना, ठीक है ना, विशेष प्रकार की बंदर की लंबी पूंछ का होना, और टोकुन की लंबी चोंच का होना, उनके पैरों का, खुरों का होना, पैरों का होना, ठीक है ना। इसके अलावा हम जान लेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी सारे जंतु जानवर होते हैं, पक्षियां होती हैं, वे सभी अच्छे से देख पाते हैं, दूर तक देख पाते हैं, शार्प सुन पाएंगे, काफी तीक्ष्ण सुन पाएंगे, ठीक है ना। ये बात तो याद रखना है आपको। सुनने की शक्ति काफी तीव्र होती है, देखने की दृष्टि काफी अच्छी होती है, ठीक है ना। रंग बदलने की भी क्षमता होती है। क्यों होती है? क्योंकि रंग डराकर वो डरा पाए किसी को। साथ में आपको जान लेना है कि उस क्षेत्र में रहने वाले शेर और चीता का जो शरीर होता है वो भी विशेष होता है, क्योंकि ताकि वो डरा पाए। आप जानते हैं चीता सबसे दौड़ने में सबसे फास्टेस्ट जो एनिमल है वो लैंड में चीता है, याद रखना है। चीता सबसे तेज दौड़ता है, ये बाघ से भी और शेर से भी। चीता, याद रखना है, चीता ऐसा कुछ ही देर तक कर पाता है, 1 मिनट या 2 मिनट तक ही कर पाता है, याद रखना है आपको बातों को। और चीता पेड़ों पर भी चढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसे शिकार जो उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीता जो है उसे छोड़ता नहीं है, पेड़ों तक भी वो चढ़ जाता है, याद रखना है। तो इन क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी सारे जानवरों के बारे में आपने जाना, वो विशेष उनका अनुकूलन होता है शरीर में। अब है आपको जान लेना, एक मंकी है, एक लंगूर है, जिन्हें लायन टेल्ड मंकी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इनके नाम से पता चल रहा है, लायन टेल्ड। लायन की पूंछ कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है ना, पतली होती है, लायन की पूंछ होती है ऐसी, और लास्ट में पूंछों में ऐसी होती है, काफी सारे ऐसे बाल जो होते हैं वो पीछे से होते हैं, निकलते हैं, ठीक है ना। तो लायन की पूंछ विशेष प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार के मंकी के, बंदर के जो पूंछ होती है बिल्कुल इसी प्रकार की होती है, ठीक है ना, जिस प्रकार शेर की होती है। तो इसीलिए इन्हें लायन मंकी कहा जाता है। साथ में एक और कारण है, इनकी जो केशर होते हैं, जिस प्रकार लायन के केशर होते हैं, शेर के केशर्स होते हैं, ठीक है ना, इनके आप देख पा रहे हो केशर्स होते हैं बिल्कुल स्किन के चारों तरफ, ठुड्डी तक, चिन तक, ठुड्डी तक, ये केशर्स, व्हाइट केशर्स बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। तो दाढ़ी, सफेद दाढ़ी बिल्कुल होती है, केशर्स होते हैं। तो उन्हें, जिसे हम आयाल कह रहे हैं, ये चारों तरफ से ढके रहते हैं, बिल्कुल शेर जैसा दिखता है। ऐसा लग रहा है कि शेर जैसे पेड़ पर चढ़ गया हो, एकदम शेर से दिखने वाला, शेर की तरह दिखने वाला। ये अब क्या करता है, इस प्रकार के जो लंगूर होते हैं, जो मंकी होते हैं, वो ज्यादातर अपना समय पेड़ों पर ही बिताते हैं, ठीक है ना। अच्छे से पकड़ पाते हैं, पकड़ मजबूत होती है इनकी, फलों पर ही, फलों को खाकर और कुछ कीड़े मकोड़ों को खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं, उतरते बहुत ही कम है जमीन पर, याद रखना है आपको इन बातों को। इनके इस तरह से आयाल का होना, पूंछ का होना क्या दर्शाती है? डरा पाए किसी भी अपने दुश्मन को, ताकि वो भाग जाए, वो खाना को खा पाए, ठीक है ना। याद रखना है आपको कुछ बातों को, जैसा मैंने कहा। साथ में आपको जान लेना है कि ये कोमल पत्तियां, पुष्प को भी ये खाते हैं, ठीक है ना, और काफी दिन तक
ये पेड़ों पर ही अपना ज्यादातर समय ये बिताते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन में एक बहुत ही परिचित जंतु है, हम सभी जानते हैं, हाथी। ठीक है ना। हाथी भी उस क्षेत्र में अब खुद को ढाल लिए हैं। क्योंकि हाथी शरीर काफी विशाल होता है, सुनने की शक्ति काफी तेज होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, और बड़े कान उन्हें शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए काफी मददगार होते हैं। सामने वाले जो दांत होते हैं, संशोधित दांत होते हैं, किसी भी चीज को चीर फाड़ने के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। ठीक है ना। और इसीलिए इनका जो बड़ा शरीर, इनके बड़े दांत उस क्षेत्र में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। याद रखना है, सुनने की शक्ति काफी तेज होती है, और इनके दांत के कारण अगर मान लिया जाए कि किसी भी खाने की प्रतियोगिता है, चूंकि मैंने कहा, तो खाने की प्रतियोगिता में कोई और भी प्राणी अगर आ जाता है उस खाने के लिए, जिस खाने को ये खा रहा है, तो ये अपने बड़े दांतों से उसे मार भगाता है। याद रखना है, उसे भगा देता है, डरा देता है, तो वह प्राणी जो है वो फिर से भाग जाते हैं। याद रखना है। और इनके ये बड़े दांत पेड़ों की जो छाल है उनको फाड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। इनके बड़े जो सूंड होते हैं, ये गंध काफी इनकी तेज होती है, ये लेते हैं और काफी दूर तक ये सूंघ पाते हैं, काफी दूर तक ये सुन भी पाते हैं कानों से। ठीक है ना। याद रखना कुछ बातों को। और गर्म और आर्द्र जलवायु ये काफी उपयुक्त मानती है इसके सरवाइव के लिए, ये हाथी। ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर्स में हमसे कौन से सवाल पूछे गए हैं और उस सवाल का प्रश्न का हल हमें किस तरह से लिखना है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में जो हमसे पूछा गया है वह है, आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 1, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर मौसम क्या होते हैं और क्या होते हैं उनके एलिमेंट्स, उनके घटक जो किसी स्थान के मौसम को बताते हैं या फिर मौसम को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। तो उनमें से तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी एलिमेंट्स हैं मौसम के। ठीक है ना। जो मौसम को प्रभावित करते हैं, जो मौसम को तैयार करते हैं। और आपको साथ में यह बात भी मैंने बताई थी वीडियो में कि मौसम जो है हर पल बदलता रहता है। अगर सुबह में कुछ एक मौसम अलग है, ठीक है ना, दोपहर में एक और है, और फिर शाम को या रात को फिर अलग सा एक मौसम तैयार होता है। मौसम जो होते हैं वो एक वायुमंडलीय परिघटना है जो हमेशा बदलती रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर में हमें किस तरह से लिखना है। आपको लिखना है सबसे पहले तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दबाव आदि मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। कौन कौन है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दाब, ये सभी मौसम को निर्धारित करते हैं, क्योंकि इन तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान का मौसम निर्धारित किया जा सकता है। और यही वो तत्व हैं जो मौसम को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, दिन में किसी समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो दिन में वो कौन सा समय है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। यह बात भी मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस में बताई कि दिन का सबसे अधिक तापमान जो है दोपहर को होता है, सबसे अधिक। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो तापमान होता है वो अर्ली मॉर्निंग को होता है, बहुत ही प्रातःकाल सुबह को होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपको किस तरह से लिखनी है, चलिए देख लेते हैं। दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर दोपहर में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पर सुबह के समय होता है। यह आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल शब्दों का उपयोग करके आपको इस सवाल का उत्तर लिखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देख लेना कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, पूर्ति कीजिए। कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं जहां आपको स्टेटमेंट्स में ब्लैंक है। ठीक है ना, रिक्त स्थान है, वहां पर आपको शब्द को भरना है। पहला में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी स्थान के
जो मौसम होते हैं वो प्रतिपल हर समय बदलता रहता है, लेकिन दीर्घ अवधि दीर्घ समय के मौसम के औसत को हम क्या कहते हैं, उस निश्चित क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। जैसा मैंने आपको कई बार कई सारे वीडियोस में इस चैप्टर्स के बताए थे कि आखिर जलवायु क्या है, वे कौन से तत्व हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, वे कौन से तत्व हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। आप देख पा रहे हैं आंसर शीट्स में भी। ठीक है ना, ये जलवायु ही कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी। ध्यान देना है। किसी स्थान पर बहुत ही कम वर्षा होती है, मान लीजिए आपको एक कंडीशन दिया जा रहा है। ठीक है ना, आपको एक कंडीशंस के थ्रू आपसे आंसर्स मांगा जा रहा है कि किसी स्थान पर आप मान लो कि बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान हमेशा वर्ष भर ऊंचा रहता है, हाईएस्ट पीक पर रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है तापमान। तो उस स्थान की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी। ठीक है ना, उस स्थान की जलवायु होगी गर्म और शुष्क। याद रखना है आपको, क्योंकि आपको ये जानना है कि इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्यों गर्म और शुष्क हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया था वीडियोस में भी कि किसी भी स्थान में अगर वर्षा कम होती है, ठीक है ना, वर्षा कम होती है मतलब वो जो जगह है वो शुष्क होगी, ड्राई हो जाएगी ना। वर्षा कम होना मतलब ड्राई का हो जाना, सूखा होना, वर्षा कम होना। ठीक है ना। और तापमान जब भी आपका वर्ष भर ऊंचा रहता है, हाईएस्ट पीक पर रहता है आपका किसी भी निश्चित क्षेत्र पर, तो वो गर्म होता है। ठीक है ना। तो आपको लिखना है किसी भी ऐसा एरिया जहां पर तापमान, ऐसा भी क्षेत्र जहां पर तापमान काफी वर्ष भर ऊंचा रहता है, वर्षा कम होती है, या फिर आप बोले वर्षा कम होती है या फिर तापमान ऊंचा रहता है, तो उस स्थान की जलवायु गर्म और शुष्क कहलाती है। याद रखना है आपको। ठीक है ना इन बातों को। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट के सवाल में हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु के प्रकार बताइए। तो कुछ आपको टाइप्स दिए जा रहे हैं, कुछ आपको प्रकार दिए गए हैं, आपको सिर्फ बताना है कि उस क्षेत्र की जलवायु क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो काफी कुछ सीख सकते हैं इन सवालों से हम। नंबर क में दिया गया है, नंबर क जम्मू एवं कश्मीर। तो आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर में जनरली किस प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। तो आपके बुक्स में भी काफी अच्छी तरह से यह बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर काफी ठंडे वाले प्रदेश हैं। ठीक है ना, काफी वहां पर ठंड पाई जाती है, हमेशा ही वर्ष भर तापमान निम्न रहता है, उच्च नहीं रहता है, तापमान नीचे रहता है, बिल्कुल 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। अब है कि उस क्षेत्र की जलवायु क्या हुई। तो आपको लिखना है कि वर्ष में कुछ समय के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु, सर्दियों में अत्यधिक ठंडा, ये आपको लिखना है। वर्ष में जो गर्म जलवायु होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु, सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। सर्दियों में आप जानते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र काफी ठंडा होता है। ठीक है ना, लेकिन गर्म जो होती है वहां पर कुछ ही दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही होती है। गर्म तो बिल्कुल ना के बराबर गर्म होती है। याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो आपको लिखना है कि वर्ष में कुछ समय के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु। अब चूंकि हमेशा गीला मौसम रहता है, हमेशा ओस, बादल, वर्षा ठंडी रहती है। ठीक है ना, तो ठंडा होने के कारण जो वेदर होता है, जो तापमान होता है, जो वायुमंडलीय होता है, वायुमंडल आसपास का काफी आर्द्र रहता है। याद रखना है आपको। जब भी आप फ्रिज खोलोगे ना फ्रेंड्स, एग्जांपल के रूप में हम समझने की अगर कोशिश करें, जब भी हम फ्रिज को खोलेंगे, फ्रिज के डोर को, हम देखेंगे फ्रिज के अंदर का एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो हमेशा क्या है, आर्द्र है, वेट है, गीला है। ठीक है ना, हमेशा गीला जैसा रहता है। तो इसीलिए जम्मू और कश्मीर वाले जो क्षेत्र होते हैं हमेशा गीले रहते हैं, आर्द्र रहते हैं, सूखे नहीं रहते हैं, आर्द्र रहते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे और देख लेंगे कि नंबर ख में है केरल बताया गया है कि आखिर केरल में कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं केरल साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ठीक है ना, अब है वहां पर हमेशा, और साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि वह तटवर्तीय इलाका है। ठीक है ना, अब तटवर्ती इलाका होने के कारण वह आर्द्र रहेगा, और चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए गर्म रहेगा। तो केरल वाला क्षेत्र क्या हुआ, तो आपको लिखना है कि यह तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत
आपको क्या लिखना है, यह तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत गर्म और आर्द्र है। ये लाइन आपको लिखना है कि यह तटीय क्षेत्र में उपस्थित है या स्थित होता है, चूंकि ये काफी गर्म होता है और आर्द्र भी होता है। ठीक है ना, आर्द्रता चूंकि यह तटीय क्षेत्र के नजदीक है, तटीय क्षेत्र में है उपस्थित। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नंबर गौ में है राजस्थान की बातें हो रही है। राजस्थान आप जानते हैं, राजस्थान हमारे भारत में पश्चिम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, पश्चिम वाला स्थान होता है राजस्थान का। तो राजस्थान अब क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि वहां पर जो वर्षा है वो नाम मात्र के बराबर है या फिर नहीं के बराबर है। ठीक है ना, और काफी गर्मी पड़ती है और जो गर्म है, शुष्क है, सूखा है। शुष्क कहने का मतलब सूखा, क्योंकि वर्षा नहीं होती है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपको लिखना है सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में आपको यूज करते वक्त लिखना है आपको कि यह गर्म और शुष्क है क्योंकि यह वर्ष के अधिकांश समय में तापमान अधिक होता है। आप सभी जानते हैं राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, काफी तापमान ऊंचा रहता है, तापमान हाईएस्ट पीक पर रहता है, पॉइंट पर रहता है, गर्म होती है जलवायु वहां की, आर्द्र नहीं होती है, शुष्क होती है। आर्द्र उस जगह की जलवायु होगी जहां पर वाटर वेपर की प्रेजेंस यानी जलवाष्प की उपस्थिति होगी, वहां पर जो वातावरण होगा वो आर्द्र रहेगा। ठीक है ना, जहां पर गर्म, ज्यादा हीट, ज्यादा सूर्य की गर्मी पड़ती है, जहां जिस स्थान पर, वहां पर हमेशा तापमान ऊंचा रहता है और वो इलाका गर्म होता है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, लेकिन सर्दियों में जो केवल कुछ महीने तक ही रहती हैं, सर्दी बहुत ही कम रहती है। ठीक है, बहुत ही कम रहती है, आपको जान के रखना है। और साथ में यह बात भी जान लेना है कि मरुस्थल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर दिन में काफी ठंड होती है। ठीक है ना, और रात में, दिन में काफी गर्म होती है और रात में उतना ही ठंड होता है, याद रखना है। ठीक है ना, मरुस्थल में आपने ज्योग्राफी में इरोजन्स के बारे में पढ़े थे, तो इरोजन्स जो है वो डेजर्ट की इसी तरह से बनते हैं। वो कैसे मरुस्थल में क्रिएट होते हैं कोई भी क्षेत्र, ठीक है ना, आप जरूर पढ़े होंगे जियोग्राफी में कि कैसे कोई भी जो क्षेत्र होता है वो मरुस्थल में कैसे चेंज होता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स जो जनरली क्या करते हैं, किसी भी एरियाज को वो डेजर्ट में चेंज करते हैं। और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, काफी सालों से, ठीक है ना, लाखों सालों से, अरबों सालों से ये होता आ रहा है और वो क्षेत्र जो है वो उस तरह से धीरे धीरे चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो अब है कि सर्दियों में वह क्षेत्र गर्म, काफी कम दिनों तक ही ठंड रहती है और तापमान काफी कम रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इस तरह से बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट एक और है नंबर, आप घ आप देख पा रहे हैं, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत जो होता है वो जनरली काफी ठंड वाला इलाका है और जलवायु जो है वो आर्द्र होती है। उत्तर पूर्व में बहुत सारा इलाका है जहां पर वर्षा भी होती है, बारिश भी होती है और आर्द्र वाले इलाके होते हैं। ठीक है ना, ठंड भी होती है, आर्द्र वाले इलाके होती है। तो आपको लिखना है कि इस तरह से बहुत ही सिंपल शब्दों का उपयोग करते हुए लिखना है कि यहाँ की जलवायु जो होती है वो आर्द्र है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में साल में अधिकांश समय वर्षा ही होती है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर ऐसा होता है, उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों पर हमेशा जो है वो ठंड जमी रहती है, कुछ ही हिस्सों पर, याद रखना है। अन्यथा ये साधारण रूप से इसमें वर्ष के अधिकांश जो टाइम होते हैं जलवायु आर्द्र ही रहती है, बहुत ही वेट वाला रहता है। जैसा मैंने कहा आपको कि आर्द्र वाले कौन से कंडीशंस में हम उन्हें आर्द्र कहेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर आखिर 5 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स जैसा आपने वीडियोस में भी जाना कि मौसम जो है हमेशा प्रतिपल चेंज होता है और जलवायु एक 20 से 25 साल का एक औसत आंकड़ों का एक संकलन होता है। ठीक है ना, तो मौसम आपको लिखना है, मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। सुबह में कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है, तो रात को कुछ और है। ठीक है ना, ऐसी वायुमंडल की स्थिति के परिवर्तन को हम मौसम कह रहे हैं, जो प्रतिपल बदलता रहता है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। ठीक है ना, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची आपको दी गई है। क्या दी गई है, चलिए पहले हम देख ले रहे हैं। क, आहार मुख्यतः फल है। ख, सफेद बाल या फर, प्रवास की आवश्यकता, तीव्र स्वर ध्वनि,
तेज आवाज, पैरों के चिपचिपे तलवे, त्वचा के नीचे वर्षा की मोटी परत, चौड़े और बड़े नखर, ठीक है ना, और चटक रंग और मजबूत पूंछ, लंबी और बड़ी चोंच, ठीक है ना। ये कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है, ठीक है ना, कि आखिर ये जो इंडिकेट कर रहे हैं ये आखिर क्या है, किनके हैं, ठीक है ना। उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्र के लिए अनुकूलित हो सकती हैं? वे कौन सी विशेषता है? सबसे पहली बात आपसे पूछी जा रही है कि इसमें कुछ आपको विशेषताएं बताई जा रही हैं, तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन होते हैं, जो जो विषुवत रेखीय भूमध्य रेखी वाले जो इलाका वाले जो क्षेत्र होते हैं, वो वर्षा वन वाले क्षेत्र, तो वो कुछ अनुकूलन बताए जा रहे हैं उस क्षेत्र के लिए, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र के लिए जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास वाले क्षेत्र के लिए कुछ अनुकूलन आपको बताया जा रहा है जो किसी जानवरों में डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना है साथ में कि क्या आप समझते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं दोनों क्षेत्र के लिए अनुकूलन है, क्योंकि मैंने वीडियोस में भी बताया था भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र जो होते हैं और ध्रुवम वाले क्षेत्र दोनों ही चरम जलवायु को प्रदर्शित करते हैं, चरम जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसीलिए वो कौन सा अनुकूलन है जो दोनों क्षेत्र में हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? अगर है तो आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। आपको सबसे पहले लिखना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है ना। पहले आपको हेडिंग्स देना है, देन आपको लिखना है आहार मुख्यतः फल है, तीव्र स्वरध्वनि, पैरों के चिपचिपे तलवे, चटक रंग, मजबूत पूंछ, लंबी और बड़ी चोंच, ठीक है ना। तो ये सभी जानवरों में पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आखिर बहुत ऐसे जानवर हैं जिसमें कलर, जैसे आपने जाना कि लाल वाले जो मेढक होते हैं, ठीक है ना, लाल आंखों वाले, उनकी जनरली आंख जो होती है वो लाल होती है, उनकी उनमें ज्यादा ही ज्यादा चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं, पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं, आसानी से स्टिक करते हैं, चिपकते हैं गाछों पर, पेड़ों पर, उनके पत्तियों पर, डालों पर। साथ में जो ध्वनि होता है वो काफी तेज होते हैं, ठीक है ना। ये वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं इनकी विशेषताएं यह भी होती है कि ये आंखों से काफी दूर तक देख सकते हैं, काफी साफ देख सकते हैं, इनकी कान काफी तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत दूर तक, करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी तक भी वो हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। याद रखना है आपको बातों को, ठीक है ना, काफी दूर तक ये सुन सकते हैं। और साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि इनमें चूंकि ज्यादा होड़ होती है भोजन को पाने की, इसीलिए इनमें विचित्र सारे रंग भी होते हैं इनके, जैसे चटकदार रंग भी होते हैं, इनकी मजबूत पूंछें होती है ताकि वो पूंछों के सहारे डरा सके किसी और जंतु जानवरों को, या फिर पूंछ के सहारे किसी वृक्ष की टहनी पर लटक सके। तो काफी सारे फीचर्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया। और लंबी और चौड़ी बड़ी चोंच के कारण किसी भी फल को आसानी से पाया जा सकता है, वो पाते हैं, या फिर किसी और जो शत्रु पक्ष है या फिर अपने दुश्मनों पर वार भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी विशेषताएं होती है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। साथ में जान लेंगे कि ध्रुवीय क्षेत्र में वे कौन से अनुकूलन है जो ध्रुवीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। वो है सफेद बाल या फिर फर, चूंकि ध्रुव वाले जो क्षेत्र होते हैं वो पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए सफेद बाल और फर पाए जाते हैं। और प्रवास की आवश्यकता होती है, काफी ठंड होती है तो प्रवास की काफी आवश्यकता होती है, रहने की जगह की काफी आवश्यकताएं होती है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है ताकि गर्मी पाने के लिए गर्मी उन्हें मिल सके। ठंडे में, काफी ठंडे में जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, वो मर सकते हैं। और चौड़े और बड़े नखर होते हैं ताकि वो आसानी से अपने दुश्मनों को पा सके, उन्हें प्राप्त कर सके, उन्हें मार डाल सके और अपने को बचा सके, ठीक है ना, भोज्य पदार्थों के द्वारा। ये कुछ बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ध्रुवीय क्षेत्रों वालों भी और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन के भी। तो अब है कि आपको क्या लगता है, तो आपको पहले लिखना है कि मुझे लगता है कि विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, ठीक है ना। विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, विशेष क्षेत्र में ही विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ये लाइन आपको लिखना है।
आगे बढ़ना है और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 7, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, समझाइए कि ऐसा क्यों है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय वर्षा के जो वन होते हैं वो विशाल जनसंख्या को आवास को प्रदान करते हैं, काफी वर्षाएं होती है, काफी घने जंगल पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको समझाना है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दिन और रात पूरे वर्ष भर लगभग बराबर होते हैं और इन क्षेत्रों का जो तापमान है वो वर्ष के दौरान 15 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहता है, ठीक है ना। 15 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री के बीच का ही तापमान रहता है। इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है, भरपूर काफी वर्षा होती है। लगातार गर्मी और बारिश के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का पोषण भी करता है। वर्षा वन की जलवायु एक विशाल जनसंख्या और विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए काफी अनुकूल है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर सही रूप से खाना मिले, कपड़ा मिले मनुष्यों को, तो उस क्षेत्र में ज्यादा जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। किसी ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको प्रॉपर रूप से इलेक्ट्रिक मिले, प्रॉपर रूप से आपको पानी मिले, ठीक है ना, आपको रहने के लिए घर मिल जाए और जो जमीन है वो भी अगर कम दाम में हो, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशंस है, जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, घनत्व बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और वही क्षेत्र, वो दूसरा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या कम रहने का कारण होता है कि वहां पर भोज्य पदार्थ, ये फूड के दाम काफी ज्यादा होते हैं, ये रहने के लिए अनुकूलन परिस्थिति नहीं होती है, जो भी है बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो उसी तरह से वन्य प्राणियों के लिए भी अगर उन्हें अनुकूल लगता है रहने के लिए तो काफी ज्यादा मात्रा में उनकी संख्या बढ़ने लगती है, वो चूंकि वह जगह अनुकूल है रहने के लिए, ठीक है ना। और उसमें धीरे धीरे उसमें विशेष प्रकार की जो ऐसे शारीरिक गठन उनके विकसित होते रहते हैं ताकि वो आसानी से अपने फूड को, अपने भोजन को प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। या बातों को याद रखना है आपको। तो इसीलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा के जो वन होते हैं उसमें काफी सारे कीड़े मकोड़े, वन्य प्राणी काफी मात्रा में ज्यादा में पाए जाते हैं। उनके उनमें विशेषताएं भी पाई जाती हैं, उनके शारीरिक विशेषताएं भी पाई जाती है ताकि वो किसी भी अपने शिकार को पकड़ सके और दुश्मनों को डरा सके। याद रखना है आपको इन बातों को, जैसा मैंने आपको। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 8, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जल वायवीय परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना, करते पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। काफी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। आपसे यह पूछा जा रहा है, पहले सवाल को समझते हैं कि बहुत ऐसे विशेष परिस्थिति है, विशेष जलवायु होती है जहां विशेष प्रकार के ही कुछ जंतु जानवर जीवन यापन करते हुए पाए जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट या फिर कैक्टस ही मिलते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, क्यों वन्य प्राणियों में से कोई और प्राणी, शेर हो, भालू हो, रेगिस्तान में जाकर नहीं रह पाते हैं। वो कौन से कारण है जो अन्य जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जो रेगिस्तान में नहीं ग्रो कर सकते हैं, रेगिस्तान में उग नहीं सकते हैं, वो कौन से कारण है। उसी टाइप से एक सवाल है, आपसे बताया गया कि वो कौन सी परिस्थिति है, विशेष जलवायु की कौन सी परिस्थिति है। क्या बात है कि विशेष प्रकार के जानवर ही उस विशेष जलवायु में ही वो खुद को सर्वाइव कर पा रहे हैं, खुद को जीवित रख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। सबसे पहले आपको लिखना है फ्रेंड्स, जानवर अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं जिनमें वो रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लाइन वो आपको लिखना है। यह अनुकूलन विकास की एक लंबी प्रक्रिया के कारण ही होता है। कौन सी विकास की, वो कौन सी प्रक्रिया है, अनुकूलन के विकास की एक लंबी सी प्रक्रिया है जो एक दिन में या फिर एक साल में नहीं होती है, लाखों हजारों साल, अरबों साल लग जाते हैं। यदि उनके निवास स्थान की तुलना में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। पोलर बियर, मैंने वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, समझना है आपको। पोलर बियर अगर पोलर में रहते हैं, ध्रुवों पर रहते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक, अंटार्कटिक पर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पोलर बियर को अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में, ऐसे किसी जंगल में ले जाए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, वो उसी समय मर जाएंगे फ्रेंड्स।
पीछे का कारण क्योंकि उनका जो बॉडी है ना उसी चीज के लिए बना है, उस ठंडे प्रदेशों के लिए ही बना है। वो उस ठंडे प्रदेश में ही रह सकते हैं, ठीक है ना, वो ध्रुवों वाले जगहों पर ही रह सकते हैं। याद रखना है आपको, ये ऐसे किसी प्रदेश में नहीं रह सकते जहां पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के काफी ऊपर हो, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर हो, काफी ज्यादा हो, तापमान ऊंचा रहे, उस क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे। जैसे साधारण शब्दों में अगर कहा जाए किसी भी वन जंगल में वो नहीं रह पाएंगे ध्रुव वाले क्षेत्र को छोड़कर। उसी तरह से बात पूछा गया है कि ये खुद को ढाल लिए हैं, हजारों लाखों सालों से वहीं पर रहते आ रहे हैं, इसलिए वो वहीं रहने के लिए वो सुटेबल है, वही वो जगह उपयुक्त है उनके लिए, ठीक है ना। तो अब है कि जैसा मैंने कहा, ये अनुकूलन विकास की एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत ही लंबे सालों से होती आ रही है, लाखों अरबों सालों से, कि पोलर वाले जो बियर हैं वो ध्रुव वाले क्षेत्र पर ही रह पाएंगे, ठीक है ना। और यदि उनके निवास की तुलना में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्र में अगर चले जाएं, वो वहां से निकलकर, मान लिया जाए अगर यदि चले जाते हैं, मान लिया जाए, यहां पर यदि है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यदि, यदि शब्द का इसलिए उपयोग किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो वो जीवित रहना वो मुश्किल हो जाएगा उनका, ठीक है ना। निम्नलिखित उदाहरणों पर अगर आपको साथ में आपको लिख देना है कि विचार भी करें, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, एक ध्रुवीय भालू के त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो गर्मी रोधक का कार्य करती है, ठीक है ना। यह ध्रुवीय क्षेत्र की अत्यधिक ठंडी जलवायु से भालू की रक्षा करती है। जैसा मैंने आपको काफी बार वीडियोस में भी बताया, ध्रुवीय भालू जीवित नहीं रह सकता अगर उससे गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में लाया जाए, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश की, अगर ध्रुवीय क्षेत्र वाले वायु को कहीं और जगह पर अगर हम ले जाते हैं तो वो तुरंत ही मर जाएगा, ठीक है ना, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, नहीं बच पाएगा, क्योंकि उनका जो बॉडी है उस तरह से डेवलप हुआ है कि वो पोलर वाले रीजन्स में ही वो रह पाएंगे, ठीक है ना। सफेद फर है, सफेद उनके बाल है, रोए हैं, ठीक है ना, मोटा काफी मोटी चमड़ी होती है, और चमड़ियों के बीच, त्वचा के बीच फैट्स होते हैं, वसा होते हैं, ठीक है ना। याद रखना है बहुत सारी बातों को। साथ में एक और एग्जांपल के रूप में आपको बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों में एक बंदर रहते हैं जो उनके लिए विशेष अनुकूलित है। यह शाखाओं को पकड़ने के लिए उनकी लंबी पूंछ होती है और यह ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्हें ये जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह से कहा गया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन में अगर जो बंदर रह रहे हैं, अगर उन्हें हम ले जाकर ध्रुवीय क्षेत्र वाले पोलर भालू के साथ अगर हम रख दें, ठीक है ना, ध्रुवीय भालू के साथ अगर हम रहने दें उन्हें, तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वह क्षेत्र उनके लिए बनी ही नहीं है। उनके लिए तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा की वन बनी है जहां पर वो हजारों लाखों साल से रह पा रहे हैं, ठीक है ना, रहते आए हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रश्न नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 9, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित होता है, ठीक है ना। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, किस प्रकार वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। तो चलिए फ्रेंड्स देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर आपको किस तरह से लिखना है। आपको लिखना है, इसने कई उल्लेखनीय तरीकों से स्वयं को वर्षा वनों के लिए स्थितियों के अनुकूल बना लिया है, ठीक है ना। बनाया है कैसे? यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है, जिसके कारण इसमें सूंघने की जो क्षमता होती है वो काफी तीव्र होती है। भोजन लेने के लिए भी इसका ये अपने सूंड का उपयोग करता है। याद रखें, भोजन के लिए भी ये अपने सूंड का काफी उपयोग करता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके संशोधित 2 बड़े दांत हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इसके संशोधित जो 2 बड़े दांत है ना, जो पेड़ों की छालों को फाड़ सकते हैं, जिन्हें हाथी खाना काफी पसंद करते हैं। याद रखना है, बड़े बड़े फैलों जो पेड़ होते हैं उनके जो छाल होती हैं उनको वो फाड़ देते हैं दांतों की सहायता से, उन दांतों की सहायता से, उन संशोधित 2 बड़े बड़े दांतों की सहायता से। और काफी वजनी होते हैं ये दांत, ठीक है ना। याद रखना है आपको, काफी वेट भी होता है इन दांतों का, और इनकी सहायता से वो फाड़ डालते हैं बड़े बड़े वृक्षों के जो छाल हैं उनको फाड़ देते हैं और उन्हें खाते हैं काफी आसानी से, ठीक है ना। ये हर्बीवोर होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि इसलिए हाथी भोजन की प्रतियोगिता में खरा उतरता है, और जो कंपटीशन होता है जहां पर, जैसा मैंने कहा, अगर सही रूप से
अगर आपको सब कुछ मिलने लगे, कम दामों पर अच्छी चीज मिलने लगे, तो वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होते हैं वो काफी बढ़ने लगता है। तो उसी तरह उनके भी होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों में काफी सारे जानवर हैं, रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त माहौल है, वातावरण है, काफी सारे जानवर रहते हैं। तो हाथी भी लाखों सालों से वहीं पर रहते आए हैं, ठीक है ना। और वो रहने के लिए उस अनुकूल बना ली उस जगह को। वो पानी लेते हैं, सूंघते हैं, सूंघने की शक्ति उन सूंड के द्वारा होती है, और खुद को नहाते हैं, वो आप देखे हैं कई बार, ठीक है ना। हाथी जो होते हैं उस प्रतियोगिता में, खाने भोजन को पाने की प्रतियोगिता में बिल्कुल वो खरा उतरता है। और हाथी के बड़े बड़े कान इसे बहुत धीरे आवाज को भी सुनने में काफी मदद करती है। इनके जो ये बड़े बड़े कान आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कान काफी दूर तक ये सुन पाते हैं, याद रखना है आपको ये बात। और साथ में ये बात भी जान लेनी है कि इनकी जो बॉडी, इनके बॉडी में ये फैन जैसा काम करता है, हवा भी ये खुद को कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना, इन बड़े बड़े कानों की सहायता से। और कान हाथी को वर्षावन के गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने के लिए मदद करते हैं, ठीक है ना। ये फैन जैसा बिल्कुल काम करता है। हवा भी आप देने देखा होगा कई बार, शरीर को ये ठंडा रखते हैं, काफी दूर तक सुन पाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। काफी सारे इनके बॉडी के ऐसे अनुकूलन हुए हैं जो उस वर्षावन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको उन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है, ठीक है ना। कुछ विकल्प ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 10, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं, कोई मांसाहारी जंतु है जिनके शरीर पर धारियां हैं, ठीक है ना, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है किसी ध्रुवीय क्षेत्र में, नंबर क, किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में, नंबर ख, नंबर ग में है महासागर में, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों में। ये पहले आपको क्वेश्चन है दिया हुआ, जो अगर मान लीजिए कोई मांसाहारी जंतु है जिनके शरीर पर धारियां होती हैं, और वो जो शरीर जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए काफी तेजी से भागता है, ठीक है ना। ध्रुवीय क्षेत्र में ऐसा वो कर पाएगा, मरुस्थल क्षेत्र में कर पाएगा, महासागर में कर पाएगा, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन में कर पाएगा। तो सबसे पहले बात समझना है कि क्यों इन क्षेत्रों में नहीं कर पाते हैं। ध्रुव के क्षेत्र में काफी ठंडी होती है, वहां के जानवर ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकते, इसलिए ये जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा, ठीक है ना, गलत है। महासागर में, मरुस्थल में चूंकि ज्यादा रेत होती है, रेत में ऐसे बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, उनमें से ऊंट है जिनके जो पांव जो हैं, जिनके जो लेग्स हैं वो काफी उस एरिया के लिए ही बने हैं। बाकी जो है आप किसी भी जानवर काफी तेज से वहां पर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए यह भी गलत हो जाता है, काफी गर्मी होती है तो। और महासागरों में चूंकि महासागर यानी जल की धाराएं, जल की उपस्थिति, जल का स्रोत की उपस्थिति, तो वहां पर आप दौड़ नहीं पाएंगे जल में, तो इसलिए यह पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन, जहां पर सबसे उपयुक्त जगह, ठीक है ना, जहां पर धूप भी होती है, काफी तेज गर्मी भी पड़ती है, तापमान भी ऊंचा होता है, आर्द्र भी होती है, इसलिए यह जगह बिल्कुल सही है दौड़ने के लिए भी और अपने जितने भी शिकार हैं उनको पकड़ने के लिए। तो यह वाला क्षेत्र होगा उपयुक्त, याद रखना है आपको, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। वे कौन सी विशेषताएं हैं जो ध्रुवीय भालू जो है वो ध्रुव वाले क्षेत्र पे ही रह पा रहे हैं। आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे श्वेत बाल का होना, फर का होना त्वचा के नीचे, वर्षा का होना, सूंघने की क्षमता पहला, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर बाल दूसरा, गौ में है लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे, और नंबर घ में है सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए गिल। तो सबसे पहली बात कि श्वेत बाल फर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उनके श्वेत बाल होते हैं ताकि वो, जैसा मैंने कहा वीडियोस में भी, वो सराउंडिंग्स में मिल जाए पूरी तरह अपने आसपास के क्षेत्र से। और त्वचा के नीचे वर्षा भी होती है, उन्हें जो ठंडे से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। और सूंघने की क्षमता जो होती है काफी तेज होती है, दूर तक वो सूंघ पाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। पतली त्वचा नहीं होती है इनकी, तो इसलिए यह गलत, पहले ही गलत हो जाएगा, ये पतली त्वचा तो इनकी होती ही नहीं है। और साथ में बड़े नेत्र नहीं होते हैं, छोटे ही नेत्र होते हैं, ठीक है ना। लंबी पूंछ नहीं होती है, पहली बात, ठीक है। मजबूत नखर होते हैं, सफेद बड़े पंजे होते हैं, लेकिन लंबी पूंछ नहीं होती है। और सफेद शरीर,
तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए गिल नहीं होती। ये अगर दो होते हैं तो ये तीसरा वाला सफेद ये जो गिल है ना ये नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर विकल्पों के अनुसार अगर देखा जाए सही मायने में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वह है क। जैसा मैंने कहा, सफेद बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, सूंघने की क्षमता। नंबर क आप देख पा रहे हो उत्तर में भी बताया गया है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है ना, सही रूप से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12, 12 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वर्णन करता है। वो कौन सी बातें हैं, कौन सा विकल्प है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है जो। ठीक है ना, विकल्प बताएं। विकल्प नंबर क में है गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, और गर्म और शुष्क। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसमें नंबर कॉल सही है। पीछे का कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। गर्म इसलिए होती है, गर्म और आर्द्र आप देख पा रहे हैं। गर्म चूंकि पूरे वर्ष भर ज्यादा तापमान रहता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो गर्म रहती है। आर्द्र वर्षा भी उसी तरह से होती है, लगातार मूसलाधार काफी वर्षा होती है, तो गर्म है और आर्द्र है। मध्यम तापमान, मध्यम तापमान होती नहीं क्योंकि डायरेक्ट सूर्य की जो रोशनी है वो इस क्षेत्र में काफी पड़ती है, काफी गर्मी होती है, इसलिए मध्यम तापमान होता नहीं है। काफी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है इन क्षेत्रों का तापमान काफी ऊंचा होता है। अत्यधिक वर्षा तो होती है, यानी यहां पर ये पॉइंट तो गलत है, मध्यम तापमान वाला। ठीक है। सर्द और आर्द्र, अब चूंकि बात आती है, आर्द्र तो होती है चूंकि यहां पर वर्षा होती है। सर्दी, सर्दी की अगर बात किया जाए तो यहां पर ठंडा, चूंकि यहां पर गर्मी काफी दिनों तक पड़ती है, तो इसलिए ठंडा वाले जो क्षेत्र हैं ठंड काफी कम दिनों तक या फिर काफी कम समय तक ही ठंड पड़ती है, तो इसलिए जलवायु लेकिन ठंड वाले सर्द और आर्द्र नहीं कहलाएगी। जलवायु में वही क्षेत्र कहलाता है जो ज्यादातर वर्ष में जो ज्यादा होते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, किसी भी क्षेत्र की जलवायु 20 से 25 साल के निर्धारण के बाद ही होती है। मौसम अगर एक साल में देखा जाए मौसम कैसा है, अगर वर्ष में ज्यादातर अगर देखा जाए कि वर्षा ही हो रही है, गर्म पड़ रहा है और वर्षा हो रही है, तो गर्म और आर्द्र ही कहलाएगी ना, याद रखना है। सर्द जो है अगर 2-3 महीने रह रही है तो वो जलवायु सर्द नहीं कहलाती है, जो ज्यादा जितने महीने तक होती है, तो इसलिए सर्द और आर्द्र जो है ये नहीं होगी, बिल्कुल गलत हो गया। और गर्म और शुष्क, लास्ट पॉइंट बचा गर्म और शुष्क। गर्म होती है, बिल्कुल सही, गर्म तो होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, अभी मैंने जस्ट कहा। शुष्क होती है, शुष्क का मतलब होता है ड्राई होना, यानी एनवायरमेंट का, वातावरण का ड्राई हो जाना, यानी वाटर वेपर, जलवाष्प की उपस्थिति ना होना। गर्म होती है लेकिन साथ में साथ वर्षा भी काफी मूसलाधार होती है, इसलिए वो शुष्क नहीं है, ड्राई नहीं है, वो अब गीली हो चुकी है, आर्द्र हो चुकी है, इसलिए गर्म और शुष्क नहीं होगी। यह भी आपका पॉइंट कैंसिल, गलत हो गया। आपका सिर्फ एक ही पॉइंट बच रहा है, एक ही विकल्प बच रहा है, वह गर्म और आर्द्र है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।